In arc welding, the temperature of the arc is of the order of A 100 degree centigrade, B 1000 degree centigrade, C 3500 degree centigrade, D 3500 degree centigrade. गाइज अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको आर्क के बारे में डिटेल में बताया। दूसरी बात मैं बता दूं, इसमें मैं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। मैंने चारों वीडियो में इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है फैक्ट्स एंड फिगर्स को, तो गाइज यहां मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ यहां आपका टेस्ट हो रहा है एक तरीके से। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है इट इज 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है गाइज, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप इन्हें गाइज यहां मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, आप ABC 1 2 3 जो पसंद है आप बोलिएगा, मैं रेंडमली समझ जाऊंगा कि आपने क्या आंसर दिया है। ठीक, नेक्स्ट है द आर्क हैज ए लीनियर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, या पॉजिटिव बी पॉजिटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, हाईली इंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। गाइस अगर आपने मेरा पहला लेक्चर वेल्डिंग का देखा होगा तो सबसे पहले मैंने यही एक्सप्लेन किया है। इसका राइट आंसर है नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो ऑप्शन सी, जल्दी कमेंट में करके बताओ मेरे को भैया आंसर। नेक्स्ट है आर्क कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन ए AC करंट ओनली, ऑप्शन बी DC करंट ओनली, ऑप्शन सी आइदर AC और DC, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस जल्दी क्विकली मुझे आंसर दो कमेंट बॉक्स में और वीडियो को शेयर कर दो। ठीक, इसका जो आंसर है गाइस आइदर AC और DC। ठीक है, तो आपको पता है आर्क हम दोनों की मदद से प्रोड्यूस कर सकते हैं, AC और DC। द रेजिस्टेंस ऑफ आर्क, option A decrease with increase of an current, increase with increase of the current, does not depend on the current, या none of the above। so guys अभी मैंने बताया आर्क की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक, रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज देन देयर इज अ डिक्रीज इन करंट। सो गाइस यहां पर क्या होगा, जो आपका आंसर होगा डिक्रीज विद इंक्रीज इन करंट। ठीक है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन करंट। ठीक है गाइस, तो इसे प्लीज अपने माइंड के अंदर रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है इन आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज ऑन एन AC सप्लाई सिस्टम इज इन द रेंज ऑफ, ऑप्शन ए 1000 to 1200 वोल्ट, 400 to 500 वोल्ट, 200 to 250 वोल्ट, 70 to 100 वोल्ट। देखो गाइस अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है और मैंने जहां पे आर्क, सेकंड वीडियो जहां आर्क वेल्डिंग कराई है, वहां मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, AC पर, DC पर और मेंटेनेंस ऑफ आर्क। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, लेट्स मूव फर्दर। इन आर्क वेल्डिंग बाय DC सप्लाई द वोल्टेज रिक्वायर्ड इज, ऑप्शन ए 10 to 20 वोल्ट, ऑप्शन बी 50 to 60 वोल्ट, ऑप्शन सी 100 to 120 वोल्ट, या ऑप्शन डी 200 to 250 वोल्ट। सो गाइस अगर आपको याद होगा DC के लिए कितना था, AC के मुकाबले कम थी वहां वैल्यू। जो वैल्यू लिखवाई है ये अकॉर्डिंग टू एग्जाम है, इसके लमसम आपको जो वैल्यू मिलेगी वही टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक गाइस, लेट्स मूव। इन आर्क वेल्डिंग व्हेन द आर्क इज स्ट्रक द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द आर्क विल बी, ये भी मैंने आपको पॉइंट लिखवाया है। ठीक है, ए 20 to 30 वोल्ट, बी 100 to 120 वोल्ट, सी 200 to 220 वोल्ट, 500 to 1000 वोल्ट। प्लीज गाइड वीडियो को शेयर कर दो और जल्दी मुझे कमेंट में आंसर करके बताओ। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस 20 to 30 वोल्ट। ओके गाइस, लेट्स मूव फर्दर। A DC generator used for AC welding should have rising characteristics, B drooping characteristics, C straight characteristics, या all of the above। So guys आपको पता होगा drooping characteristics like that, है ना। तो ये drooping characteristics है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, डीसी जनरेटर कौन सा होता है, डिफरेंशियल जनरेटर वी आर गोइंग टू बी यूज इन दिस welding। okay, next the polarity of AC welding set is positive, negative, no polarity, या infinite type। guys आप इसे विदाउट, अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो बहुत आसानी से कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी, AC में कोई पोलैरिटी नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं।
as the thickness of the part to be weld increased, which of the following parameter of the AC weld should also be increased? Voltage, current, frequency या all of the above. So guys, जैसा कि आपको होता है वेल्डिंग विदाउट हेल्प ऑफ करंट नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब करंट इंक्रीज होगा तो हाई हीट प्रोड्यूस होगी, हाई हीट टेम्परेचर को मेल्ट इंक्रीज करेगी और टेम्परेचर मेल्ट होगा, तो यहाँ पर करंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक गाइस, तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन काफी मजेदार लग रहा होगा। नेक्स्ट है, इन आर्गन आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ कार्बन, स्टील, टंगस्टन, नो इलेक्ट्रोड। अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो आप आसानी से पिक्चर अगर आपके माइंड में है तो आसानी से बता दोगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टंगस्टन इज द राइट आंसर। प्लीज गाइस कमेंट में करके मेरे को आंसर जल्दी बताओ। नेक्स्ट है, इन आर्क वेल्डिंग द पर्पज ऑफ यूजिंग argon is to prevent oxidation of metal by coming in contact with the oxygen of air to create an inert atmosphere around the job to be weld, yet to obviate the necessity for using flux या all of the above। गाइस सारे के सारे ऑप्शंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वीडियो में, एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया है। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्टेल रेल्स आर वेल्डेड बाय। गाइस आपको लास्ट में अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है वीडियो 3, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने एक एक पॉइंट लिखवाया है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग, आर्गन आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, तो ऑप्शन नंबर बी जो है थर्माइट वेल्डिंग इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है, कमेंट में करके बताओ मेरे को जल्दी, जो ज्यादा से ज्यादा बताएगा उसका नाम लूंगा कल के वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इन गैस वेल्डिंग द गैसेज आर यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, ऑक्सीजन। गाइस आपको पता है ऑक्सी एसिटिलीन का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, फॉर ये कैसी गैस होती है, आपका काफी मतलब मेटल को मेल्ट कर देती है अगर हम एसिटिलीन गैस को किससे मिला देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से। और एसिटिलीन गैस कहां से मिलती है, कैल्शियम कार्बाइड से मिलती है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 15, स्टील पाइप आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। ऑप्शन ए आर्क वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग, सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, डी आर्गन आर्क वेल्डिंग। तो गाइस अगर आपको याद होगा स्टील पाइप भी मैंने उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवाया है, आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक, सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। नेक्स्ट है गाइस, which of the following is different from the remaining? spot welding, seam welding, butt welding, argon arc welding। तो गाइस नाम से ही पता चल रहा है आर्गन आर्क वेल्डिंग जो है यहाँ पर डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज दीज थ्री आर द पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट, 2 3 millimeter thick mild steel sheets are to be welded. The number of electrode 18, 16, 3 and 10 numbers are available. Which should you select? तो गाइज इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। D इज इक्वल्स टू क्या होता है, थिकनेस डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो थिकनेस कितनी दी गई है मेरे को, 3 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1.5 मिलीमीटर। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो गाइज यहां पर जो यूज करेंगे इसके लिए जो नंबर है हमारा इज 16 नंबर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक गाइज, नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग, विदाउट प्रेशर, नन ऑफ द अबव। सो गाइज इसका जो राइट आंसर है ना वो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज द एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग। और बाकी देखो दो तरीके की वेल्डिंग है, सॉरी
प्लास्टिक वेल्डिंग, दूसरी है फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, तो प्लास्टिक वेल्डिंग में हमारी आती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, और फ्यूजन जो आपकी आती है वो कौन सी आती है गाइस, ये गैस बाकी फ्यूजन वाली में आती है। ठीक है, तो आगे मूव ऑन करते हैं। ग्रे आयरन इज यूजुअली वेल्डेड बाय आर्क वेल्ड, गैस वेल्ड, टीआईजी वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आप मेरे को जल्दी कमेंट करके बताओ कि हम कौन सा इसके अंदर यूज करते हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में उस दिन लिखवा था, लेकिन ये पॉइंट मैंने नहीं लिखवाया था, यहां क्लियर कर लेते हैं बेटा। वी यूज्ड ग्रे आयरन के लिए आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। In ultrasonic welding, the frequency range is generally 100, 4000 cycle per second, 4000 to, ठीक है, 20,000 cycle per second, ठीक है, और 20,000 to 40,000 cycle per second, 80,000 to 2,00,000 per second। तो राइट आंसर है गाइस इसका 20 to 40 किलोहर्ट्ज, या अगर आपको ऐसे नहीं दिया होता, आपको ये मैं कमेंट सेक्शन में करवाया, मतलब अपने वीडियोस में मैंने करवाया है, और मैंने क्वेश्चन भी पूछा था ये। ठीक है, नेक्स्ट, द आर्क ब्लो इज ए वेल्डिंग डिफेक्ट विच इज एनकाउंटर्ड इन आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी, आर्क वेल्डिंग यूजिंग एसी करंट, सी गैस वेल्डिंग, डी थर्माइट वेल्डिंग। सो गाइज अगर आपको याद होगा आर्क ब्लो क्या होता था कि जहां वेल्डिंग कर रहे हैं वहां से आर्क क्या हो जाना, डेविएट हो जाना, डिफ्लेक्टेड हो जाना। और ऐसा क्यों होता था, जब हम यूज करते थे डीसी सप्लाई, ठीक है, वो भी जब करंट की वैल्यू 200 एम्पियर से ज्यादा होगी या 40 एम्पियर से कम होगी। ठीक है गाइज, तो इसे रिमूव करने के लिए हम यूज करते थे एसी करंट वेल्डिंग को। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। ए रेक्टिफायर फॉर वेल्डिंग हैज वोल्टेज अपॉन करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैज, ऑफ कोर्स गाइज रेक्टिफायर की कैसी होंगी, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ऑप्शन ए, ठीक है, कमेंट में करके मेरे को बताओ जल्दी से। ठीक है, लाइव चैट में मैं वहां पर सारे आंसर आपके देखता रहूंगा और आपके साथ भी चीजें डिस्कस करता रहूंगा। नेक्स्ट है, द एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग मोटर जनरली यूज्ड इन द रेंज ऑफ easily portable, used for ferrous non-ferrous material, used for और welding position और less maintenance। तो guys यहाँ पर राइट आंसर है less maintenance। जो वेल्डिंग मोटर होती है जनरेटर, इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है, वो लेस मेंटेनेंस होता है, एडवांटेज है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, एक लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो शायद वहां डिस्कस नहीं हुए, यहां हो गए, कंप्लीट हो गया आपका वेल्डिंग। ठीक है, आप खुद रियलाइज करोगे आपको कितने सारे क्वेश्चंस मेरे वीडियोस से या मेरे कॉन्सेप्ट से आपको मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, फॉर वेल्डिंग ड्यूटी रेक्टिफायर कॉमनली यूज्ड फॉर मेटल आर्क रेक्टिफायर, सेलेनियम मेटल रेक्टिफायर, एनी ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। सो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेलेनियम मेटल रेक्टिफायर हम यूज करते हैं फॉर वेल्डिंग पर्पस। नेक्स्ट है, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग एल्यूमिनियम एज कंपैरिजन टू स्टील रिक्वायर्स लार्जर वेल्ड टाइम, स्मॉलर वेल्ड टाइम, इक्वल वेल्ड टाइम या वेल्डिंग टाइम डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ वेल्डिंग करंट। सो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो क्या है, स्मॉलर वेल्डिंग टाइम। एल्यूमिनियम, जाहिर सी बात है बेटा, एल्यूमिनियम स्टील के मुकाबले क्या होता है, थोड़ा सा कमजोर होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, तो वो वेल्ड बहुत जल्दी हो जाएगा एज कंपेरिजन टू स्टील। स्टील रिक्वायर्ड मोर टाइम एज कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम, क्योंकि स्टील इज वेरी हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसकी वजह से उसे वेल्ड करना थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेल्डिंग एक्सेसरीज, इलेक्ट्रिकल होल्डर बिल्कुल जरूरी होता है, क्योंकि होल्डर से ही हम क्या करते हैं, अपनी रोड को पकड़ के रखते हैं। क्लैंप, क्लैंप भी होता है, कलम से करंट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, इंसुलेटिंग पार्ट होता है ये ऑल्सो। केबल्स, केबल्स कनेक्शंस के लिए, लेकिन ग्लव्स, ग्लव्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेल्डिंग एक्सेसरीज। ठीक है, उस एक्सेसरीज का पार्ट हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट, चिपिंग हैमर
देखो मैंने लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवाया था, चिपिंग हैमर क्या होता है, टू रिमूव स्लैग फ्रॉम द वेल्डिंग, अलाउइंग द पीस टू बी वेल्डेड, और फॉर टैग वेल्डिंग, फॉर मार्किंग स्पॉट टू बी वेल्डिंग। बेटा आपको याद होगा जब वेल्डिंग होती है तो आपका जो वीड जमा होता है, उसके ऊपर एक स्लैग की लेयर आ जाती है, तो उस स्लैग की लेयर को रिमूव करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, चिपिंग हैमर। अभी मेरे पास नहीं है पिक, वरना अदरवाइज गाइस मैं आपको पिक भी दिखाता। एक मिनट, अगर आप देखना चाहते हैं तो, अरे नेट बंद है, वरना मैं आपको जरूर दिखाता। ठीक है, आप प्लीज गूगल पे सर्च करके जरूर देखिएगा, तो आपके माइंड में ना सेट हो जाएगा कि ये चिपिंग हैमर है। द वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज अर्थ, नेवर अर्थ, थ्रू केबल्स ओनली, या नन ऑफ द अबव। गाइस ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट और हम अर्थिंग ना करें इलेक्ट्रिकल वाले, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इज द राइट आंसर। ठीक है, इज ऑलवेज अर्थ। ठीक गाइस, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है द आइज ऑफ एन वेल्डिंग ऑपरेटर मस्ट हैव प्रोटेक्टिव अगेंस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया था, हम क्या पहनते हैं, ग्लासेस पहनते हैं, और एक ग्लासेस क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो या वो रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग से पहले, तो वो क्या करता है, ये जो यूवी रेज होती हैं और जो इंफ्रारेड और यूवी रेज होती है बेटा, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं आइज के लिए, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। The danger of electric shock is maximum during arcing, after arcing, before arcing नहीं, जब होल्डर के अंदर हम इंसर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोड। भाई ये होल्डर इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्टेड होता है, और जब मैं होल्डर लेकर आऊंगा उसे कनेक्ट करूंगा, तो एट दैट टाइम देयर इज ए चांसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। ठीक है, मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा इज द राइट आंसर। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तभी क्या हो पाएगा, हमारा ये जो मोटिव है, जो इतना एफर्ट है, वो सक्सेसफुल हो पाएगा। मैं पहली बात तो उन बच्चों को थैंक्स बोलना चाहूंगा जो मेरे साथ लगे रहते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइज, आपकी वजह से मुझे सपोर्ट मिलता है, और चाहे देखे ना देखे आप जरूर आते हैं, तो यहाँ इस पॉइंट पे मैं आपको थैंक्स बोलूंगा गाइज, थैंक यू सो मच। क्योंकि टीचर के लिए स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट है तो टीचर है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन। द वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग विल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप वोल्टेज, स्टेप अप पावर। तो वेल्डिंग के लिए जो हम यूज करते हैं बेटा, कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, याद होगा आपको, इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, we used step, sorry it's my mistake, हाँ स्टेप डाउन नहीं, तो वोल्टेज ज्यादा होगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट यहां ज्यादा होगा। ठीक गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द रेजिस्टेंस वेल्डिंग द एससीआर कॉन्टेक्ट विल क्लोज ड्यूरिंग स्क्वीज टाइम, होल्ड टाइम, वेल्ड टाइम, वेल्ड एज वेल एज ऑफ द टाइम। ठीक है, तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 32 है वो एससीआर के जो कॉन्टेक्ट होंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो करंट चाहिए हमें भाई कन्वर्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर्स, तो वेल्ड टाइम के ड्यूरिंग ही, उसके बाद हमें कोई मैटर नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब सप्लाई चाहिए तभी तो हमें जरूरत होगा, जब हमें वेल्डिंग करनी है उसी टाइम तो मुझे कॉन्टेक्ट क्लोज चाहिए, अदरवाइज जब वेल्डिंग करनी ही नहीं तो हमेशा थोड़ी लगा के रखेंगे। In a resistance holder, pneumatic pressure is applied during squeeze time, weld time, squeeze and weld time, squeeze, weld and hold time। तो गाइज आपको याद होगा कि जब हम मैकेनिकल प्रेशर अप्लाइड करते हैं, है ना, दो इलेक्ट्रोड के बीच में रेजिस्टेंस में, तो वो स्क्वीज भी करता है, वेल्ड और होल्ड टाइम दोनों टाइम हमेशा उनके ऊपर प्रेशर अप्लाइड रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है
इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या बेटा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है TIG welding is temperature insulated gas welding, tungsten inert gas welding, thermally induced gas welding, thorium iodine gas welding। तो गाइस TIG इनकी फुल फॉर्म TIG MIG मैंने सारी लिखवाई है आपको और AHW। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर क्या है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स का इसमें हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है गाइस, द इलेक्ट्रोड इज नॉट कंज्यूम इन केस ऑफ DC आर्क वेल्डिंग, AC आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग या TIG वेल्डिंग। अभी मैंने बोला और ये क्वेश्चन भी आपका आ गया। तो गाइस इसका आंसर क्या है 36 का TIG वेल्डिंग। ठीक है गाइस, एक मिनट। ठीक, फिर है 37 क्वेश्चन, द फ्लक्स यूज्ड इन TIG वेल्डिंग इज एल्यूमिनियम, अमोनियम क्लोराइड, बोरेक्स, ऐश या नन ऑफ द अबव। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है ना TIG वाला तो इसका आंसर आप तुरंत कर देंगे। क्या हम फ्लक्स का यूज करते थे TIG में? नहीं करते थे बेटा, नन। क्यों? क्योंकि पहली बात तो फ्लक्स का काम क्या था, इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वीड, एक मिनट, टू वीड from the atmosphere oxygen, so we used coated electrode, but in TIG we used for protection of metal, for protection of metal from oxygen, atmosphere oxygen, with the help of argon gas। ठीक गाइस, तो यहाँ इनर्ट गैस का इस्तेमाल करके हम वो जो फ्लक्स का कोटेड में काम कर रहा था, फ्लक्स मतलब कोटेड इलेक्ट्रोड में फ्लक्स का काम कर रहा था, वहीं TIG में ये इनर्ट गैस एज ए फ्लक्स की तरीके से काम करेगी, मतलब उसे फ्लक्स नहीं कहेंगे। ठीक है, तो TIG इस तरह में कोई भी फ्लक्स यूज नहीं करते। विच मेथड शुड यू रिकमेंडेड फॉर द वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय? सो गाइज इसके लिए जो राइट आंसर है मैंने आपको कराया है टंगस्टन वेल्डिंग। टंगस्टन वेल्डिंग का हम यूज करते हैं फॉर एल्यूमिनियम एलॉयज के लिए। 39, आर्गन इज ए इनएक्टिव गैस, इनर्ट गैस, रेयर गैस, ऑक्सीडाइजिंग गैस। गाइज आपको सभी को पता है आर्गन कैसी गैस है, इज एन इनर्ट गैस। ठीक गाइज, आर्गन इज ए इनर्ट गैस। नेक्स्ट, with manual arc welding in mild steel, the metal depository rate will be nearly 2 to 5 kg per hour, 5 to 10 kg per hour, 10 to 20 kg per hour या 20 to 50 kg per hour। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है ना, मेटल आर्क वेल्डिंग में इन माइल्ड स्टील में जो डिपोजिशन रेट होता है 2 to 5 kg per hour होता है। Which of the following automatic welding process is likely to give the maximum rate of metal deposition? तो गैस शील्ड वेयर वायर, सबमर्ज आर्क, मल्टीपल पावर सबमर्ज्ड आर्क या कंटिन्यूअस फ्लक्स कवर्ड इलेक्ट्रोड। तो गाइस सबसे ज्यादा तो आर्क वेल्डिंग में मिलेगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन उसके अंदर भी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में नहीं, मेटल मल्टीपल पावर सबमर्ज्ड आर्क में आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने मेरे से मेटल आर्क वेल्डिंग पढ़ी है तो आप इसका आंसर दे देंगे। यहां मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा गाइस, आप वीडियो में जाके देख लीजिएगा।
द लोड टेकन बाय वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर इज 42 प्योरली रेजिस्टिव, नॉन इंडक्टिव, हाईली इंडक्टिव या हाई कैपेसिटिव। सो गाइस इसका आंसर तो आप एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तुरंत दे देंगे, सर हाईली इंडक्टिव। क्यों गाइस? क्योंकि देखो बेटा हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए हमें वेल्डिंग के टाइम में, और जब हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए तो करंट की वैल्यू क्या होती है, लोड के पॉइंट के हिसाब से क्या होती है, चेंजेस होने लगते हैं। और अगर सडन चेंजेस आएंगे इस तरीके से सिस्टम में, तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स से हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा सर्किट। इस तरीके के ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एकदम नहीं होने चाहिए। तो करंट की वैल्यू को क्या नहीं होने देगा, ना एकदम से कम होने देगा, ना करंट की वैल्यू को एकदम से ज्यादा होने देगा, कांस्टेंट बनाए रखेगा। और वेल्डिंग भी आपको क्या मिलेगी, एकसार मिलेगी। तो हाई इंडक्टिव ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं, जिससे सप्लाई में करंट हमारा थ्रू आउट कांस्टेंट बना रहे। नेक्स्ट है, द पावर फैक्टर ऑफ ए लोड यूजिंग द वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज यूजुअली यूनिटी, नियरली यूनिटी लैगिंग, नियरली यूनिट लीडिंग या वेरी लो ऑफ द पावर फैक्टर 0.3 to 0.5 लैगिंग। तो गाइस आप सभी को पता है करंट और पावर फैक्टर में इनवर्सली रिलेशनशिप होता है। अगर करंट ज्यादा है तो पावर फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होगा तो लैगिंग पावर फैक्टर कितना, वेरी लो, इज ऑर्डर ऑफ 0.3 to 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बच्चों प्लीज वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। देखो हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं विद इन द 1 आवर से भी कम है ये टाइम। ठीक है, तो कितना अच्छा है आपके लिए। बेयर इलेक्ट्रोड टाइप इलेक्ट्रोड्स आर कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल या एनी ऑफ द अबव। सो गाइज आपको पता होगा कंज्यूमेबल किसमें यूज करते थे, डीसी वेल्डिंग में। डीसी वेल्डिंग में यूज करते थे बेयर इलेक्ट्रोड्स का। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, कंज्यूमेबल। ये पॉइंट्स मैंने सारे के सारे आपको लिखवाए हैं, जहां पर एसी और डीसी वेल्डिंग का मैंने क्या कराया था, आपको डिफ्रेंसिएशन कराया था, मतलब डिफरेंस बताए थे। डिफ्रेंसिएशन तो हो नहीं सकता ना, कभी कभी बोलना पड़ता है, हो जाता है। ठीक, तो जिससे मैं जानता हूं बच्चों, एक तो ऐसे प्रीमियर वाले वीडियोस में थोड़ा एनर्जी का लेवल भी बना के रखना होता है, और जरूरी है ये सब पॉइंट, थोड़ा जिससे आप भी बोर ना हो। द पोजिशन ऑफ एन आर्क वेल्डिंग इज फ्लैट पोजिशन, हॉरिजेंटल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन या ऑल ऑफ द अबव। सो गाइस जैसे कि आपको पता होगा, अगर वेल्डिंग इस तरीके से करते हैं हम, दिस इज द फ्लैट पोजीशन, सबसे ज्यादा फेमस है ये। हॉरिजेंटल वाले में कैसे करते थे हम, यह हॉरिजेंटल पोजीशन है, सेकंड नंबर पर फेमस है बेटा। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम करते थे वेल्डिंग, वर्टिकल पोजीशन, और एक ओवरहेड वाली है, वो मैंने वहां एक्सप्लेन करी है, वो देख लेना। तो ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, ऑल थ्री आर द पार्ट ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर है। और अगर इसमें ओवरहेड वाले की बात करें बेटा, ओवरहेड, तो ओवरहेड वाले में क्या है कि ऐसा समझिए, कुछ इस तरीके से मेटल है, वेल्डिंग इसके नीचे से करी जा रही है, ये ओवरहेड है, ओवरहेड वेल्डिंग। ठीक है, ओवरहेड वेल्डिंग मतलब हजार्डियस। ठीक है, चलो, MIG is mild steel inert gas welding, medium inert gas welding, maximum inert depth was welding। ठीक है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट है, मैंने सारा का सारा बताया था। और MIG का क्या था, MIG जो थी हमारी,
मेरे को बताते जाओ, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। रिफाइनमेंट ऑफ TIG थी, और इसमें हम यूज क्या कर रहे थे बेटा, ठीक, इंपॉर्टेंट है, बता दिया मैंने पॉइंट। देखो यहाँ, when the T is the thickness of the sheet, the tip diameter for the spot welding is, ठीक है, अच्छा है ये। तो डायमीटर जो होगा बेटा अंडर रूट T थिकनेस का होगा। यहाँ T क्या है मेरा, थिकनेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच इज नॉट द टाइप ऑफ बट वेल्डिंग प्रोसेस। तो अपसेट ऑप्शन देखते हैं, अपसेट बट वेल्डिंग था, डाउनसेट बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, परक्यूशन बट वेल्डिंग। अब बच्चे क्या करेंगे ना, इसके अंदर सबसे पहले जो परक्यूशन को लगाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है बेटा, याद रखना डाउनसेट बट वेल्डिंग कोई सी नहीं होती, ठीक है, अपसेट भी होती है, फ्लैश भी होती है, परक्यूशन भी होती है, ठीक है। ये सारी के सारी जो बट वेल्डिंग है, दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कल आपने देखा था कि क्या हो रहा था, एनोड पर ऑक्सीडाइजेशन हो रहा था और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा था, और एनोड से जो मटेरियल था वो आके डिपॉजिटेड हो रहा था कैथोड पर, और यहां पर क्या हो रहा था, मटेरियल रिमूव हो रहा था। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो मैंने आपके साथ आपको बताया है, डिस्कस करा आपको, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन है क्या, प्रोटेक्ट द मेटल अगेंस्ट कोरोजन। हाँ, जैसे गैल्वेनाइजेशन करते हैं, एंडियोडाइजिंग करते हैं, कि क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की परत लेयर को चढ़ा देते हैं, जिससे जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है और आयरन को बचा लेता है। टू गिव शाइनिंग अपीयरेंस टू द आर्टिकल, यस, कटलरी हमारे घर के अंदर चम्मच वगैरह होती है उनके ऊपर होता है। टू रिपेयर द वोर्न आउट मटेरियल, बिल्कुल, कोई खराब मटेरियल हो गया, कोरोजन लगा है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उसे ठीक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, पावर रिक्वायर फॉर इलेक्ट्रो डिपोजिशन इज DC वेरी लो वोल्टेज, DC हाई वोल्टेज, AC वेरी लो वोल्टेज, या AC हाई करंट। सो गाइज अगर आपको याद होगा तो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, आई थिंक AC का कहीं से कहीं यूज नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि चार्ज विल गेट कंफ्यूज बिटवीन टू पॉइंट्स, जब तक वो उधर पहुंचेगा पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो AC का यूज नहीं करते। अब बचा DC, तो DC में आई थिंक आपको याद होगा मैंने मैक्स टू मैक्स 2 वोल्ट की बात करी थी अपने लेक्चर में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जिसपे नाम पड़ गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो भी ठीक करा दूंगा मैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका